महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 39,923 नए केस आए और 695 मरीजों की जान गई। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 53,000 से भी ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में अभी कोरोना के 5,19,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बेहद तेजी से घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 8,506 केस आए और 289 लोगों की मौत हुई। 10 अप्रैल के बाद ये प्रदेश में कोरोना मरीजों की सबसे कम संख्या है। 10 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 7,897 केस आए थे। राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 12% के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 71,794 एक्टिव केस हैं। आप सरकार की ओर से एक बार फिर दिल्ली में वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया गया है। आप विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 3 दिन कोवैक्सीन और 2 दिन के कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक बचा है। वहीं 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन की डोज खत्म हो गई है और कोविशील्ड की डोज 8 दिनों के लिए बची है। आपने केंद्र से मांग की कि दिल्ली को जल्द वैक्सीन की डोज मुहैया कराई जाए ताकि वैक्सीनेशन अभियान जारी रहे। 18 से 44 में वैक्सीनेशंस थोड़ी कम इसलिए हुई हैं क्योंकि जैसा अब हम कई दिनों से आपको सूचित कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कोवैक्सीन की सप्लाई है वो समाप्त हो चुकी है और कोवैक्सीन की सप्लाई समाप्त होने की वजह से तकरीबन 140 ऐसे वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं जिनको दिल्ली सरकार ने अब बंद कर दिया है। कोरोना पर यूपी से भी राहत भरी खबर है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर गिरावट हुई है। यूपी में कोरोना के 15,747 नए केस आए, जबकि 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। यूपी में कोरोना से 312 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस मेरठ में आए, जहां 1464 नए मरीज मिले और 15 लोगों की मौत हुई। फिलहाल यूपी में कोरोना के 1,93,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,775 नए केस आए, जबकि कोरोना के चलते 116 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस राजधानी देहरादून में आ रहे हैं, जहां 1,583 नए मरीज मिले। वहीं हरिद्वार में 844 मरीज मिले। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश में 18 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश में कोरोना के 8,087 नए केस आए, जबकि 11,671 मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 88 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए एमपी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। 10वीं के रेगुलर छात्रों का रिजल्ट छमाही, यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड के नंबर का एवरेज निकालकर बनाया जाएगा, जबकि स्वाध्यायी छात्रों को 33 अंक देकर पास किया जाएगा। अगर वो इससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो अगली परीक्षा दे सकते हैं। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। हालात सामान्य होने पर 20 दिन पहले परीक्षा की सूचना दी जाएगी। गुजरात में नए कोरोना मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना के 9,995 नए केस आए, जबकि 15,365 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना से 104 लोगों की जान गई है। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद से आ रहे हैं, जहां 2,764 नए मरीज मिले, जबकि सूरत में 219 नए केस आए। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 1,17,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। दक्षिण के राज्यों में कोरोना का कहर अब भी जारी है। केरल में कोरोना के 34,696 नए केस आए और 93 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अभी 4,42,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के करीब 32,000 मरीज मिले। तमिलनाडु में कोरोना के सबसे ज्यादा केस राजधानी चेन्नई में आ रहे हैं, जहां 6,500 से अधिक मरीज मिले। वहीं तेलंगाना में कोरोना के 4300 के करीब नए केस आए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और वैक्सीन मिल गई है। भारत में कल पहले शख्स को स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई गई। स्पुतनिक वी की ओर से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि भारत में स्पुतनिक वी का पहला डोज दिया गया। हमें गर्व है कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं।
ये वैक्सीन अगले हफ्ते से बाजारों में उपलब्ध होने की उम्मीद है। जुलाई महीने से स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन देश में शुरू हो जाएगा। गोवा मेडिकल कॉलेज की बदहाली को लेकर आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद गोवा सरकार ने अस्पताल में 20,000 लीटर का मेडिकल ऑक्सीजन टैंक लगाने का निर्देश दिया है ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। बीते 4 दिनों में गोवा के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के चलते 74 मरीजों की जान गई थी। मेडिकल कॉलेज से आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है वहाँ मरीजों के लिए बेड तक का इंतजाम नहीं था। कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने वाले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर लोगों को डराने का आरोप लगाया। उधर पुलिस के मुताबिक ये पूछताछ दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई। जब सत्ताधीश अपनी सत्ता की भूख मिटा रहे हैं और अपने अहंकार भरे बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस और हमारे अध्यक्ष युवा कांग्रेस श्री बी श्रीनिवास पर रेड धर्म की अनुपालना कर आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने एक शर्मनाक उदाहरण पेश किया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से पूछताछ पर कांग्रेस के हमलों का बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को गलत बताया और कहा कि विपक्ष को कानूनी प्रक्रिया का बेवजह राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। दवाओं के वितरण को लेकर दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर से सवाल किए। इससे पहले ऑक्सीजन और दवाओं के वितरण को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से भी पूछताछ कर चुकी है। क्राइम ब्रांच की टीम अकेले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास अकेले नहीं जा रही है। जैसा कि मुझे आज मालूम चला कि श्रीनिवास जी के पास भी आज गई थी, वैसे ही परसों एक क्राइम ब्रांच की टीम मेरे पास भी आई थी। तो उन्होंने इंक्वायरी करी और स्टेटमेंट लेके चली गई। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बयान देकर जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया कि नरेंद्र मोदी जी इसको करवा रहे हैं, इसकी मैं तीव्र शब्दों में निंदा करता हूँ। गंगा नदी में लावारिस शव मिलने के मामले को लेकर नमामि गंगे परियोजना के महानिदेशक ने जिला गंगा रक्षा समितियों से रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में गंगा से सटे जिलों में बनी समितियों से ये रिपोर्ट मांगी गई। इस बीच यूपी की योगी सरकार ने भी गृह विभाग को नदियों में एसडीआरएफ और पीएसी की जल बटालियन की तैनाती का निर्देश दिया है ताकि नदियों में पेट्रोलिंग की जाए और लोग शव नदी में न फेंक सकें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज नंदीग्राम जाएंगे। राज्यपाल नंदीग्राम के उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां चुनाव के बाद हिंसा हुई थी। इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम की सीट हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई थी। इस सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी मैदान में थे, जिसमें ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव के नतीजों के बाद नंदीग्राम के कई इलाकों में हिंसा देखने को मिली थी। यूपी के चित्रकूट जेल हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जेलर और जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। चित्रकूट जेल में खूंखार माफिया मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुकीम के साथ मुख्तार अंसारी के करीबी मिराज की भी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को पूर्वांचल के बड़े गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। जेल के अंदर इस खूनी खेल ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो लखनऊ हिल गया, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। एमपी के गुना में सीएम हेल्पलाइन में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी की पिटाई का मामला सामने आया है। गांव वालों ने कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा। इस मामले में 11 ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गांव वालों का आरोप था कि पंचायत सचिव ने रिश्वत लेकर पीएम आवास स्वीकृत करा दिया, लेकिन उन लोगों को जानबूझकर सरकारी योजना से वंचित रखा गया। जब कर्मचारी इस मामले को सुलझाने के लिए गाँव पहुँचे तो गाँव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। राजस्थान के सीकर में प्रेमी जोड़े ने एक साथ छलांग लगाकर जान दे दी। ट्रेन के आगे कूदकर दोनों ने मौत को गले लगाया। दोनों की शिनाख्त कर ली गई है। मौके पर पुलिस को युवती की ओढ़नी, एक स्कूटी, एक मोबाइल फोन और युवक का आधार कार्ड मिला। आत्महत्या के इस मामले में पुलिस दूसरे एंगल से भी तफ्तीश कर रही है। राजस्थान के बाड़मेर में लॉकडाउन का फायदा उठाकर तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। रातों रात लाखों रुपए कमाने की फिराक में ऐसे ही तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हीं तस्करों के घर से 290 किलो ड्रग्स बरामद किया है।
पुलिस को तस्करों के दूसरे ग्रुप के बारे में भी खुलासा होने की आशंका है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष तमाम अपीलों के बाद भी थमा नहीं है। एक बार फिर इजरायल ने हमास में जोरदार हमला करते हुए महज 40 मिनट के अंदर ही 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी और 150 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट कर भारी नुकसान पहुंचाया। अब इजरायल ने अपने सैनिकों को जमीन पर लड़ने के लिए भी भेज दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इजरायल का सैन्य ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। गाजा को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हमास ने भी पलटवार करते हुए इजरायल को सबक सिखाने की धमकी दी है। अमेरिका के प्रोविडेंस में जबरदस्त गोलीबारी हुई है। वाहन से आए कुछ लोगों ने एक घर को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में घर के अंदर से भी ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। इस घटना में कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्राजील के 2 अलग अलग शहरों में ब्लैक कम्युनिटी के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और ब्राजील समेत दुनिया भर में रंगभेद को लेकर हो रही हिंसा के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। रैली में शामिल लोग ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे लगाते भी नजर आए। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन का पटरी पर लौटाने की कवायद तेज होने लगी है। प्रांत के गवर्नर ने कहा है कि 30 जून तक यहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। साथ ही केंद्र द्वारा पेश किए गए नए गाइडलाइंस को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिसके तहत वैक्सीन लगवा चुके लोगों को घरों में मास्क लगाने की छूट भी दी जाएगी। चीन में करीब 3 हफ्ते से अधिक समय के बाद पहले स्थानीय कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट सामने आई है। देश के अनहुई में 2 संक्रमितों की पहचान हुई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मास टेस्टिंग का आदेश दिया है। यहाँ 62,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक इसकी चपेट में आकर 33,61,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 19 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 13 करोड़ 97 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देने में भी कामयाब हुए हैं। सिंगापुर में फिर से लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। नया लॉकडाउन 16 मई से लागू होगा। इस नए ऐलान के बाद मेगा स्टोर में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और लोग जमकर खरीदारी करते नजर आए ताकि वो सामान स्टोर कर सके। इन प्रतिबंधों के तहत सार्वजनिक समारोह और रेस्टोरेंट को लेकर भी नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक को रद्द कराने की मांग एक बार फिर बुलंद होती जा रही है। जापान में करीब 3.5 लाख लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर टोक्यो के गवर्नर से ओलंपिक को रद्द कराने की मांग की है। अभियान में शामिल लोगों का कहना है कि खेलों के आयोजन से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ सकता है। इटली में घटते जन्म दर पर पोप फ्रांसिस ने चिंता जाहिर की है और देश के लोगों से जन्म दर को बढ़ाने की अपील की है। पोप फ्रांसिस इटली में बच्चों के सम्मेलन में बोल रहे थे। पोप ने कहा, ज्यादातर युवा बच्चा पैदा तो करना चाहते हैं, लेकिन उन पर होने वाले खर्च से वो काफी चिंतित हैं।